जय नरगढ़। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आप मुझे डिफेंस उस्ताद चैनल के थ्रू जानते हैं, आप मुझे डिफेंस उस्ताद के तौर पे जानते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वर्सेस CDS। वर्सेस का मतलब कोई फाइट नहीं होने वाली है, हम लोग कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जनरली कुछ क्वेश्चंस जो CDS एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं और इवन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं, उनको टैकल करने की कोशिश करें। देखो भाई, सबसे पहले हम सबको पता है इन दोनों एग्जाम्स को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज आ जाती हैं इन दोनों एग्जाम्स के बीच में। ठीक है, मतलब सर्विस कंडीशंस की, एकेडमीज की, इन सब की बात हम नहीं करेंगे। अभी हम रिटन एग्जाम पे फोकस करेंगे। ठीक है, सर्विस कंडीशंस और एकेडमीज वगैरह तो आप सबको मोस्टली थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई। जैसे कि CDS की अगर हम बात करते हैं तो CDS फोकस करता है इंडियन आर्मी पे, इंडियन नेवी पे, और उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स आ जाती है उस पे। जबकि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपकी 4-5 फोर्सेस आ जाती हैं। तो भाई इसमें सर्विस लाइफ में, पोस्ट में, रैंक में, इन सब में बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। बट वो बात की चीज़ है, हमारा जो काम है वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर डिस्कशन करने वाला है कि भाई फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और CDS एग्जाम दोनों को UPSC कंडक्ट करवाती है। दोनों के डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट कितनी बार किया जाता है। ठीक है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट को एग्जाम है, जैसे कि 2025 की अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है ये आपका होगा 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त 2025, यानी कि साल में ये एक बार भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। जबकि CDS की बात करें तो CDS साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो जो है वो आपका 13 अप्रैल को होने जा रहा है 2025 में, और दूसरा जो है वो आपका सितंबर में होगा। डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मतलब कि CDS के लिए साल में आपके पास 2 चांसेस रहते हैं, जबकि CAPF के लिए आपके पास साल में सिर्फ एक ही चांस रहता है। और ऐसा क्यों होता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। क्या देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में उठते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो CDS एस्पिरेंट्स के दिमाग में उठता है। CDS एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या हम CDS की प्रिपरेशन करते हुए CAPF AC को क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो CAPF AC के एस्पिरेंट्स के दिमाग में उठता है कि भाई वो ये सोचते हैं कि क्या हम CDS को क्या हम CAPF AC की प्रिपरेशन करते हुए CDS को क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अपने आप में काफी ज्यादा डिफरेंट आ जाते हैं, देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा डिफरेंस लेके चल रहे हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो CDS एस्पिरेंट्स के दिमाग में उठ रहा है, जो कि सोच रहे हैं कि क्या हम CAPF क्लियर कर सकते हैं, है ना। मतलब कि CDS एस्पिरेंट्स को काफी कुछ कवर करना पड़ता है। एक पूरा पेपर 2 हमारा आ जाता है अगर वो CAPF AC की प्रिपरेशन करनी है। और पेपर 2 की प्रिपरेशन तो आप सबको पता है बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। जबकि CAPF की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर वो CDS को एक ऐसे एग्जाम के तौर पे देखते हैं जो कि CAPF AC से थोड़ा कम डिफिकल्टी लेवल वाला आ जाता है ना। क्लियर वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हमारे एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐड होते हैं, जो कि उस एग्जाम को CAPF AC से थोड़ा सा अलग बना देते हैं। बस उसको समझना जो है वो हमारा मेन काम है इस वीडियो। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि चैनल को ज्यादा एंगेजमेंट मिले। और अब मैं आपको बता देता हूं कि CDS और CAPF का एग्जाम पैटर्न बेसिक क्या आ जाता है। देखो भाई, CDS हमारे एग्जाम में जो रहते हैं 3 आपके पेपर एक ही दिन पे होते हैं। ठीक है, 3 पेपर आपके सिर्फ एक दिन में रहता है। आपका 1-1 घंटे का गैप रहता है। सुबह 9 से 11 आपका जो है वो इंग्लिश होता है। उसके बाद आपका 12 से 2 जो है वो हमारा GK होता है। और उसके बाद में 3 से लेकर 5 बजे तक हमारा जो है वो मैथ रहता है। इसमें भी जो OTA एस्पिरेंट्स हैं, जिसमें हमारे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आ जाते हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश और GK देना पड़ता है। जबकि हमारे IMA, AFA और INA वाले रहते हैं, उनको मैथ्स का पेपर भी देना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो GK का क्वेश्चन पेपर आ जाता है, यानी कि जनरल नॉलेज, ये टोटल 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट्स का ये हमारा एग्जाम है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 और मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं 100, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल जाता है। पर क्वेश्चन मार्क्स मिलते हैं 0.83। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है, यानी कि 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट
किए जाते हैं, है ना, निगेटिव करने पे। अब मूविंग ऑन टू इंग्लिश, इंग्लिश में भी सेम पैटर्न रहता है। सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है ये आपका इंग्लिश का पेपर, 2 घंटे का रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मैक्सिमम मार्क्स आर 100, मार्क्स पर क्वेश्चन 0.83 और नेगेटिव मार्क्स पर क्वेश्चन हमारे रहते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं 0.27 यानी कि से। लेकिन मैथ का जो यहाँ पर पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग आ जाता है। मैथ में भी टाइम तो आपको सेम मिलता है ना, और इसको ओटीए वाले नहीं देते। चाहे आप ओटीए मेल कैंडिडेट हो, चाहे आप ओटीए फीमेल कैंडिडेट हो, आपको ये देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 100 है, यानी कि टाइमिंग 20 मिनट ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम आ जाते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन 1 है भाई, और नेगेटिव मार्क्स पर क्वेश्चन यहाँ पर 0.33 आ जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सीडीएस एग्जाम का। तीनों एकेडमीज के लिए 3 पेपर होते हैं जो कि एक ही दिन में किए जाते हैं। फर्दर और अगर हम सीएपीएफ एसी के एग्जाम पैटर्न की बात करें, यानी कि पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रहता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में जीके के साथ साथ आपका क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स का पोर्शन भी इसमें रहता है। 2 घंटे का टोटल पेपर रहेगा, 125 क्वेश्चन है, यानी कि टाइमिंग तो 120 मिनट्स दे रखी है, लेकिन क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 25 सॉरी वो आपका 5 क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, प्लस उसमें मैथ का पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स लेकिन यहाँ पर 200 है, यानी कि पर क्वेश्चन आपको मार्क्स दिए जाएंगे 2, और निगेटिव मार्क्स अगेन 1/3 का सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, तो 0.66 जो है वो आपको निगेटिव मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये वही सीन हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा पेपर 2 रहता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें भी अलग अलग एलिमेंट आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से जनरल स्टडीज, मतलब कि इसमें आ जाता है जीके का कंपोनेंट। ऐसे वाला कंपोनेंट की बात करें तो ये भाई हमारा रिटन पार्ट वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो रहता है वो तो हमारा रहता है, प्लस इसमें ग्रामर यानी कि इंग्लिश का कंपोनेंट भी रहता ही रहता है, ठीक है। इसका टाइम रहता है ज्यादा, यानी कि 3 घंटे का टाइम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 6, मैक्सिमम मार्क्स आर 300। मार्क्स हर क्वेश्चन में आपके डिफरेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम मार्क्स नहीं होते। ये मार्क्स आपके क्या करते हैं, वेरी करते हैं, या आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपकी कॉपी को चेक करने वाले टीचर के डिस्क्रिप्शन पे कि भाई वो आपके कंटेंट को किस तरीके से ले रहा है ना, फॉर्मेट क्या है, आपने स्ट्रक्चर किस तरीके का बनाया है, चीजें कैसे बनाई हैं, ये सब कुछ उन चीजों पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी दोनों के दोनों पेपर जो है वो आपके एक ही दिन में दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था जो हमारे दोनों क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमें थोड़ा सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से समझ लेना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे सीएपीएफ एसी और सीडीएस में आपकी समानताएं क्या आती है। अगर हम सीडीएस के जीके के पेपर को ले रहे हैं, तो सीडीएस के जीके के पेपर में आपका पॉलिटी पूछा जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी पूछा जाता है, ज्योग्राफी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है वो भी पूछी जा रही है, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी भी आपकी पूछी जा रही है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के भी तीनों एलिमेंट्स यानी कि एंशियंट आपका आ जाता है, मेडिवल, और तीसरा आ जाता है मॉडर्न, वो भी आ जाता है। इसके बाद में भाई हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स का भी सारा का सारा पोर्शन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में साइंस, यानी कि साइंस के आपके तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ मैथ्स, सॉरी बायोलॉजी, ये भी भाई यहाँ पर हमारा सेम आ जाता है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो भी आ जाते हैं। तो भाई ये हमारा सीडीएस का पोर्शन है, और यही पोर्शन आपका सीएपीएफ एसी में भी पूछा जाता है। लेकिन सीएपीएफ एसी में थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। सीएपीएफ एसी में भी पॉलिटी पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, और काफी हद तक क्वेश्चंस के नंबर भी आपके सेम रहते ही रहते हैं, है ना। बस थोड़े बहुत आपके डिफरेंस वगैरह आ जाते हैं। तो भाई पेपर 1 का जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो तो भाई हमारा यहाँ आ ही जाता है ना। पेपर 1 के पहले कंपोनेंट में हमारी ये वाली चीज आई जाती है। इसके साथ साथ क्या रहता है आपका, ये मैथ्स भी रहता है, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊं, ठीक है। बस डिफरेंस यहाँ पर मेजर ये आता है कि जहाँ सीडीएस का लेवल सीएपीएफ से थोड़ा सा कम समझ सकते हो, ज्यादा कम नहीं रहेगा। अभी रिसेंट अगर आप ट्रेंड्स को देखो तो काफी हद तक सीडीएस जो है वो इक्वल दे रहा है, टक्कर दे रहा है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेबस को। जो डेप्थ जा रही है दोनों की वो काफी हद तक बराबर जा रही है ना। लेकिन CDS 1 2024 आपका काफी ज्यादा डिफिकल्ट था।
CDS 2 2024 कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था, लेकिन CAPF AC 2024 जो हमारा पूछा गया था उसका डिफिकल्टी लेवल आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स से भी ज्यादा था। इस बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स काफी इजी आया था, लेकिन CAPF AC 2024 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अगर वो डिफिकल्ट था तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई अगली बार भी जो है पेपर हमारा थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, मतलब इसकी स्टडी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम CDS के बैच में डिफेंस स्टाफ की बात करें तो पॉलिटी में जहाँ 10 लेक्चर्स ले रहे थे, CMPF के लिए एटलीस्ट 15 से 20 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। ज्योग्राफी में 24 लेक्चर्स ले रहे थे तो भाई CMPF के लिए तकरीबन अब 30 लेक्चर्स लेंगे। हिस्ट्री के अगर हमारे अराउंड 10 से 12 लेक्चर्स जा रहे थे तो इनके कम से कम 20 से 25 लेक्चर्स जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अगर हम यहाँ पे 10 लेक्चर्स ले रहे थे तो 15 से 20 लेक्चर्स इनके भी जाएंगे। और साइंस में भी सेफ चीज है कि साइंस के अगर हम 10 से 12 लेक्चर्स ले रहे थे तो 20 से 25 लेक्चर्स साइंस के इनके भी जाएंगे, है ना। ये डिफरेंस भाई CAPF और CDS में आने वाला है। आप सबको पता है कि डिफेंस स्टाफ पे CAPF और CDS दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। CDS का पसंतर 1 बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है ना। ये 1 2025 के लिए है और ये ऑलरेडी रनिंग है, ये ऑलरेडी अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसका जो दूसरा वाला बैच है वो हमारा जनवरी से लेके स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी से लेके एग्जाम तक जो है वो आपका चल जाएगा। और सेम टाइम पे CAPF का भी जो भाई हमारा 7 महीने का कोर्स है वो भी हमारा जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगस्त में जाके खत्म। ठीक है, इनकी डिटेल्स जो नंबर मैंने दे रखा है लास्ट में, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब फर्दर हम CAPF AC और CDS मैथ्स की बात करें तो देखो भाई CDS में क्या रहता है, CDS में मैथ्स टोटली आपका डिफरेंट पेपर आता है। यानी कि ये 2 घंटे का आपका डिफरेंट पेपर आता है जिसमें बहुत सारा सिलेबस रहता है। जबकि CAPF AC में क्या रहता है, ये आपका पेपर 1 का ही पार्ट होता है। यानी कि पेपर 1 में ही क्वांट और रीजनिंग वाला जो आपका सेक्शन आता है वो भाई हमारा आ जाता है ना। पेपर 1 के साथ ही इसको सॉल्व करना पड़ता है, अलग से पेपर नहीं होता। क्या क्या पूछा जाता है CMPN में, रेशियो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एज एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मेंसुरेशन। ये भाई हमारे कुछ जो है वो क्वांट वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके CDS में भी पूछे जाते हैं, लेकिन CDS में इसके साथ साथ और भी चीजें आ जाती हैं भाई। CDS में आपकी ट्रिगोनोमेट्री आ जाती है। ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ आपका जो है वो इसमें क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री काफी इंटेंस आ जाती है। ठीक है, ज्योमेट्री के साथ साथ भाई आपका जितनी भी और भी जो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो वही CDS में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी CAPF में नहीं पूछी जाती। मतलब मैथ की जो इंटेंसिटी है वो CDS में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू CAPF AC। और होनी भी चाहिए कि भाई इन CDS में पेपर ही आपका डिफरेंट रहता है ना। तो जहाँ GK में कंपेयर किया जा सकता है दोनों चीजों को कि भाई CMPF AC का बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो CDS की GK को आराम से टैकल कर सकता है, और इवन CDS का जो बंदा है वो CMPF AC की GK को आराम से टैकल कर सकता है। दोनों के दोनों जो बंदे हैं वो बस थोड़े से एफर्ट्स डालें तो एक दूसरे की GK को आराम से समझ सकते हैं, है ना। मतलब CMPF AC के जो भी कैंडिडेट है उसके पेपर 1 की प्रिपरेशन में पूरा का पूरा CDS का GK आ जाता है। लेकिन CDS का जो बंदा है उसको थोड़े से और एफर्ट्स करने पड़ेंगे CMPF AC की GK के लेवल को मैच करने के लिए। यहाँ पे CDS वाले का एफर्ट ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो CAPF AC का जो बंदा है उसको मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, है ना। उसकी महीने भर के अंदर मैथ्स की प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन CDS वाले बंदे को मैथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक। अगर AFA के एम लेके चल रहा है बंदा, जैसे हमारे जो मैथ्स के टीचर है आर्यन, आर्यन ने CDS AFA के 5 बार निकाला है भाई। 5 बार भाई बंदे ने CDS AFA का कट ऑफ निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 150 प्लस से ज्यादा हमेशा उसके स्कोर किया है। तो वो हमारा मैथ्स टीचर रहेगा। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह के बंदे जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, और वही आर्यन ही आपको CMPF AC का ये क्वांट वाला और रीजनिंग वाला पोर्शन भी अच्छे से समझाएगा। बंदे ने SSC IB ACIO वगैरह वगैरह जैसे एग्जाम्स निकाले हैं, तो काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी है उसकी। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पर आ जाती है। क्योंकि CAPF AC वाले बंदे को ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते मैथ्स के लिए। मतलब कि CDS वाला बंदा जो है वो आपकी GK की प्रिपरेशन कर रहा है और वो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो CAPF AC के पेपर 1 को अच्छे से डील कर सकता है। लेकिन मेन खेल आता है आपका पेपर 2 में, यानी कि सॉरी पहले मैं इसको ही बता देता हूँ। इसके साथ साथ ये हमारा रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है, जो कि ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डॉट सिचुएशन एनालिसिस, वेन डायग्राम एंड एनालॉजी, क्लॉक एंड ऑड वन आउट, मिरर इमेजेस, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आ जाते हैं, है ना। अब ये जो सिलेबस है
सीएमपीएफ इसी का सिलेबस है, ये लॉजिकल रीजनिंग का। ये हमारा सीडीएस के साथ मैच नहीं करता। ये मैच करता है किसके साथ? ये मैच करता है एफकेट और एसएससी वेसएससी बाकी के जो एग्जाम्स आते हैं उनके साथ। यानी कि अगर आप एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस को कंप्लीट करोगे ही करोगे, है ना। तो फिर आप एफकेट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, सीडीएस के साथ ये कंपेयर नहीं हो सकता। मतलब ये सीडीएस वाले बंदे को भी, सीडीएस का वो बंदा जो एफकेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, उसको थोड़े अलग एफर्ट डाल के लॉजिकल रीजनिंग वाले जो आपके टॉपिक्स हैं इनको कवर करना पड़ेगा, अगर वो पूरी तरीके से सीएपीएफ एसी के पेपर 1 को टैकल करना चाहता है तो। ये डिफरेंस भाई बेसिक जो है इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो सीडीएस में भी जो इंग्लिश है वो एक हमारा सेपरेट एग्जाम आ जाता है, जो सबसे पहला कंडक्ट होता है। 2 घंटे का आपका पेपर है इंग्लिश का, और इंग्लिश में इंग्लिश के सारे पोर्शंस आते हैं। इसमें आपका इंग्लिश का राइटिंग वाला, रीडिंग वाला कंपोनेंट आ जाता है, इसमें जो हमारा ग्रामर वाला कंपोनेंट है वो भी आ जाता है, और इसमें जो वोकैब वाला इंटेंस आपके कंपोनेंट्स है वो भी आ जाते हैं। यानी कि इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, इसमें आपका क्लॉज टेस्ट आ जाते हैं, इसमें आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो गए, है ना। इसमें आपके होमोनिम्स आ जाते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आते हैं वो आ जाते हैं। आजकल फॉरेन वर्ड्स भी पूछे जाने लगे हैं, वो भी आपके आ रहे हैं। स्पॉटिंग एरर्स जो है वो भी पूछा जा रहा है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल वर्ड, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब कुछ पूछा जाता है। यानी कि सीडीएस का जो इंग्लिश का कंपोनेंट है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। उसमें रीडिंग भी बहुत अच्छी है, ग्रामर भी बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, वोकैब भी पूछा जा रहा है, ये सब कुछ आता है। यानी कि ग्रामर भी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सीडीएस का जो कंपोनेंट है इंग्लिश का वो सीएमपीएफ एसी से काफी ज्यादा जाता है, पेपर ही आपका डिफरेंट आ जाता है। लेकिन अगर हम सीएमपीएफ एसी की बात करते हैं तो सीएमपीएफ एसी में क्या आ जाएगा कि सीएपीएफ एसी में इंग्लिश का जो कंपोनेंट है वो पेपर 2 में आता है। पेपर 2 में भी क्या आता है? पेपर 2 में देखो भाई, सबसे पहले हमारा ऐसे आ गया, रिटन कंपोनेंट। ऐसे के बाद में आपकी रिपोर्ट जो है वो लिखनी है, रिपोर्ट के बाद आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी लिखने हैं, और आर्ग्यूमेंट के साथ साथ आपको प्रेसी भी लिखना है ना। ये जो 4 चीजें आ जाती हैं, इनमें इंग्लिश में क्या आ जाता है कि भाई आपका राइटिंग वाला पूरा कंपोनेंट आ जाता है। राइटिंग यानी कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी बढ़िया तरीके से बनाना है, आपको इसको ग्रामेटिकली करेक्ट भी लिखना है कि भाई सेंटेंसेस जो लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर वोकैब है वो भी बढ़िया तरीके से यूज होनी चाहिए, है ना। ये चारों चीजों में आपकी ये सारी की सारी चीजें आ जाती है कि भाई इंग्लिश का ये वाला पार्ट आ जाता है। दूसरी तरफ जब यहाँ पर आप कॉम्प्रिहेंशंस की यानी कि पैसेज की बात कर रहे हैं, तो पैसेज में भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी रिटन फॉर्म में आपको आंसर करना पड़ता है। जबकि सीडीएस में ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये एमसीक्यू फॉर्म्स में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म्स में आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, ठीक है। यहाँ पर पैसेज के आंसर्स भी लिखने हैं। और अगर हम ग्रामर की बात करें यहाँ पर, तो ग्रामर में यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है आपका, उसमें हमारी सारी बेसिक ग्रामर वाली चीजें कवर हो जाती हैं। उसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब हो गया, इसके साथ साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, इन सेंटेंसेस को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, पोजिशन लगाइए, आर्टिकल लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए, ये हटाइए, वो जोड़िए। मतलब ये भी आपका रिटन पोर्शन आ जाता है, रिटन कंपोनेंट आ जाता है। जबकि सीडीएस में जो भी हमारा कंपोनेंट आता है वो लिखना नहीं पड़ता। दूसरा इसमें क्या आता है कि दूसरा आपका इसमें फ्रेजल आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ड्स कह लीजिए, या फिर आप इनको कह लीजिए इडियम्स और फ्रेसेस, मुहावरे एंड लोकोक्तियां। तो भाई इसमें जो इडियम्स और फ्रेसेस आते हैं उसमें भी आपको फ्रेसेस वगैरह दिए जाते हैं, और आपको क्या करना होता है, आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं कि भाई सेंटेंसेस आपने बनाने, है ना। और पर्टिकुलर फ्रेज आपको दे रखा है, उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। लेकिन सीडीएस में उस पर्टिकुलर इडियम्स या फ्रेज की आपको मीनिंग बतानी होती है, या फ्रेजल वर्ब को आपको सेंटेंसेस के साथ में करेक्टली फिट करना पड़ता है, वो भी डिफरेंट आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो सीएपीएफ में ग्रामर का पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है क्या बोलते हैं क्या था, हाँ, स्पॉटिंग एरर्स। वो भाई हमारा स्पॉटिंग एरर्स का आ जाता है।
अब यहाँ पर भी क्या होता है कि सीडीएस में तो भाई हम स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, A B C D में से हमें ये बताना होता है कि भाई कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है ना, बस इतना ही बताना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें रीराइट करना पड़ता है, उसको पूरा का पूरा दोबारा वापस लिखना है कि भाई आपको एरर स्पॉट तो करनी ही करनी है, उसके साथ आपको उसको करेक्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो भाई ये चीज जो है वो आपकी आ जाती है अलग। तो नाउ यू कैन इमेजिन इस CAPF AC का जो भी कैंडिडेट है उसको इंग्लिश में किस लेवल की मेहनत करनी है ना, और CDS का जो कैंडिडेट है उसको इंग्लिश में किस तरह की मेहनत करनी है। CDS का कंपोनेंट जो है सिलेबस वाइज भले ही ज्यादा आ जाता है, लेकिन एफर्ट्स लगते हैं CAPF AC में बहुत बहुत साथ। तो CDS के वो एस्पिरेंट जिनको लग रहा हो कि CAPF AC हम ऐसे ही दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पेपर 2 की आपको इंटेंस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? आपको हर महीने के एसेस के टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे। ये एसेस के टॉपिक्स आपके कहाँ कहाँ से आते हैं? ये करंट अफेयर से भी उठाते हैं हम लोग, है ना। डिफेंस की चीता बैच में ऐसे होता है, करंट अफेयर से उठाते हैं। ये हम लोग जियो पॉलिटिक्स जो है वहां से उठाते हैं। इसके साथ साथ नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो आ जाएंगे। इसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, मोरल से रिलेटेड चीजें हैं, एथिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। इसमें हमारा डिफेंस वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे ऐसे वाले आ जाते हैं। इसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट्स में भी कुछ सिमिलर तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना। रिपोर्ट में भी आपकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें आ जाती हैं, जबकि प्रेसिव और कॉम्प्रिहेंशन में भी हम लिखने की प्रैक्टिस करते ही करते हैं। उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और ऐसे वाला पार्ट तो फिर आप लोग जानते ही, सॉरी ग्रामर वाला पार्ट तो आप लोग जानते ही जानते है ना। तो भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको CAPF AC की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको अपना पेपर 2 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, है ना। पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। अब इनकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन इनका फिर एवेल्युएशन कौन करेगा? एवेल्युएशन करने के लिए, एवेल्युएशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि भाई इनका जो है वो इम्प्रूवमेंट कहाँ किया जाना है। आप अंधाधुंध हर महीने टॉपिक सिलेक्ट करके लिखते जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप लोग क्या नेगेटिव चीजें ऐसे इसमें कर रहे हो, क्या पॉजिटिव चीजें जो है वो आपको ऐसे इसमें इंक्लूड करनी है, ताकि आपका ऐसे एक बेटर ऐसे बन सके। 20 में से आपको 14-15 मार्क्स आराम से उसमें मिल सके, है ना। और सबसे बड़ी बात कि भाई कंटेंट सिलेक्शन जो है वो आपको कैसे करना है। सारा का सारा मेजर टाइम जो है वो इसी में जाता है ना। देखो होता क्या है कि भाई हमने टीचर ने बच्चे को बताया कि भाई देखो ये हमारा पोर्शन है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, ये कंटेंट सिलेक्शन है आपका, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है, अब आपको लिखना है। 10 टॉपिक मैंने आपको हफ्ते के लिए दे रही है, वो पूरे वीक में आपको 10 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। फिर अगली क्लास में क्या होगा कि जब हम मिलके बैठेंगे तब उन टॉपिक्स पे होगा डिस्कशन। आपके ऐसे को स्क्रीन में सामने प्रेजेंट किया जाएगा और जाके बैठ के देखा जाएगा लाइन बाय लाइन कि भाई आपने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है ना। उसके बाद की बॉडी कैसी है, आपने कंक्लूजन जो है वो कैसा लिखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आपने किस तरीके से इंक्लूड किया है, कोट स्टार्टिंग में लिखा है कि नहीं लिखा है, एंडिंग में उससे रिलेवेंट कोट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सब चीजें आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप में ही पता चलती है, और ये जो प्रॉपर मेंटरशिप होती है वो आपको मिलेगी चीता बैच। यानी कि भाई देखो डिफेंस स्टाफ का चीता बैच होने जा रहा है लॉन्च 1 जनवरी 2025 से। 7 महीने का ऑनलाइन बैच है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। या तो आप पेपर 1 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, पेपर 2 करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कंबाइंड करना चाहते हो तो वो भी भाई यहाँ पर अवेलेबल। मेरी सजेशन यही रहेगी दोनों को कंबाइंड करो एक प्रॉपर एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजी के लिए, जो आप 7 महीने फॉलो कर सकते, ठीक है। इसकी डिटेल्स आपको 8839961158 पर आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। फीस जो है वो आप लोग 2 पार्ट्स में यानी कि 2 EMIs में कर सकते हो कंबाइंड कोर्स के लिए, ठीक है। एंड और मतलब पैसे मुझे कुछ अलग से बताना नहीं है इस बैच के बारे में, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है CDS के मामले में काफ़ी ज़्यादा ट्राइड है, टेस्टेड है, मल्टीपल रिजल्ट्स हमने दिए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं, और CMDF-AC में भी 7 महीने का कमिटमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। हम लोग बैच साइज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखने जा रहे हैं। बैच साइज हमारा मोस्टली 50 के बिलो ही रहेगा। वो इसीलिए रहेगा
क्योंकि भाई देखो पेपर 2 के जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्कशन करने के लिए हमारे पास एडिशनल फैकल्टीज नहीं है कि भाई पढ़ा कोई और रहा है और चेकिंग कोई और कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो पढ़ा रहे हैं, जो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही आपकी डिस्कशन करेंगे एज अ कॉपीज का। तो उसके लिए भाई हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे भाई, है ना। ये मैनुअल काम रहता है, इसमें तो आपको फेस टू फेस जो है वो डिस्कशन करना ही पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहता है कि भाई हम लोग बैच साइज को रखेंगे लिमिटेड। तो जो लोग पहले आके अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे उन लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। जो लोग बाद में आएंगे इनरोलमेंट के लिए, और अगर हमें उस टाइम पे लगता है कि भाई हमारा बैच साइज भर चुका है, तो फिर आई एम सॉरी टू से उस टाइम फिर एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दिस इज द रियल थिंग। ये कोई मैं मतलब मार्केटिंग गिमिक नहीं दे रहा हूँ कि मैं वो फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई देखो कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, नहीं ऐसा नहीं है। लिटरली सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग उतने लोगों को टैकल कर ही नहीं पाएंगे। क्या फायदा कि मैं अपने बैच में 100 बच्चे रख लूँ, मेरे पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं, और मैं उन 100 बच्चों का एवेल्यूएशन प्रॉपर ना कर पाऊँ, वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, है ना। नाम तो मेरा ही खराब होगा। तो मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जो प्रॉपर 7 महीने तक कमिटेड हो सके, जो 7 महीने का डिसिप्लिन दे सके, सेंस ऑफ पर्पस उनके पास अच्छा है, प्लस जो लोग एग्जाम को लिटरली निकालना चाहते हैं। तो पीयर प्रेशर में आके एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि भाई फलाना कर रहे हैं टिकाना कर रहे हैं तो चलो हम भी CMDF AC की प्रिपरेशन कर लेते, नहीं। तभी आना जब अंदर से आवाज आ रही हो कि भाई 7 महीने में इस एग्जाम के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस होंगी आपके दिन, है ना। GK की भी होगी, पेपर 2 की भी होगी, और उसके साथ साथ क्वांट की भी होंगी। तो जब इतना कमिटमेंट दे सकते हो तभी आना, अदरवाइज तो भाई बाकी एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो, या फिर जॉब वगैरह जो भी कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में जहां हो वहीं पर खुश रहो। अगर पढ़ना है आगे, अच्छे से परफॉर्म करना है, देन कम टू डिफेंस स्टार। बस इतना ही कहना था। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।